Hello everyone, welcome you all in our online learning platform. Today we are going to discuss natural resources. आज हम लोग सब पढ़ने जा रहे हैं क्या नेचुरल रिसोर्सेज को। चलिए पढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? जितना भी रिसोर्सेज है, जो भी चीज अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि वो सब ह्यूमन ने ही बनाया है। कुछ कुछ जो है वो नेचर ने हमें दिया है, जैसे एयर, वुड हो गया, वुड से ट्री, फ्रूट, वाटर, बहुत कुछ है जो हमें नेचर ने दिया है, सनलाइट। ठीक है। तो क्या है, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, व्हेन ह्यूमंस यूज एलिमेंट्स फॉर ऑफ आवर नेचर फॉर सस्टेनेंस, कंजप्शन, प्रोडक्शन, these एलिमेंट्स बिकम रिसोर्सेस। ठीक है। कोई भी चीज रिसोर्स कब होता है? जब तक हम लोगों को कुछ नहीं पता है। जैसे मान लो पहले के टाइम में हम लोग ये नहीं जानते थे कि वुड का यूज हम लोग फायर में भी कर सकते हैं, तब तक वो रिसोर्स नहीं था। बट जब जैसे जैसे समय बीतता है, टाइम बीतता जाता है, हमें जब पता चलता है कि नहीं इस लकड़ी का, इस वुड का क्या यूज है, तब वो रिसोर्स होता है। ठीक है। तब हम लोग उसको क्या कर सकते हैं कि वो एक रिसोर्स है। पहले वाटर से भी पीते थे पानी, पर अब क्या है कि वाटर का यूज हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी करते हैं, तो उसको भी उसमें हम लोग रिसोर्स बना दिए। तो कोई चीज रिसोर्स कब होगा वो भी जानना है। तो जब उसका सस्टेनेंस के लिए, अपने रहने के लिए, जीने के लिए जब उसका कंजप्शन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, वो सारा रिसोर्स होगा। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? ऐसा रिसोर्सेज जो नेचर में, नेचर हम लोग को देता है। ठीक है। और जो मैन मेड रिसोर्स होता है वो क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को ही यूज करके एज अ रॉ मटेरियल हम लोग कुछ खुद से बनाते हैं, मैन मेड बनाते हैं। तो उसको मैन मेड बोलते हैं, आर्टिफिशियल बोलते हैं। ठीक है। तो जो वर्ड होता है नेचुरल और रिसोर्सेज, नेचुरल और आर्टिफिशियल में यही अंतर है। कोई भी रिसोर्स कब एक रिसोर्स जो है वो कब, मतलब ये जरूरत पड़ता है, तो पहला जब होगा, कब वो टेक्निकली एसेसेबल होगा, इकोनॉमिकली फेसिएबल होगा और कल्चरली एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है। मान लो कोई भी रिसोर्स हम टेक्नोलॉजी के से यूज करते हैं, निकालते हैं, जैसे मान लो डीप सी में ऑयल से निकालते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक फेसिबल में एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्शन कॉस्ट जो इक्वल होता है वो उसका बेनिफिट देखते हैं। कल्चरली में मान लो हम लोग ग्रुप्स लगा रहे हैं, पेड़ को कट कर रहे हैं, एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ये सब भी देखते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के कैटेगरीज को। ठीक है। जैसे पहला है क्या है, यूज के अकॉर्डिंग में, अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज इज एसेंशियल फॉर लाइफ, रिसोर्सेज हमारे जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया और सॉइल हो गया। ह्यूमन कैन नॉट क्रिएट दिस, दे कम डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। इसको ह्यूमन बनाते नहीं है, ये सीधा नेचर से आता है। आपको बताया ना मैंने, नेचुरल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होता है जो नेचर हमें देता है। ठीक है। तो उसमें क्या है, एयर, वाटर, फूड और सॉइल मिलता है। अब हम लोग को पढ़ना है रिसोर्सेस फॉर मटेरियल्स यूज टू मेक यूजफुल ऑब्जेक्ट्स और आर्ट्स। एग्जाम्पल वुड, फर्नीचर, मार्बल, स्टेचूज, मेटल का मशीन बनता है। रिसोर्सेस एनर्जी के लिए जो रिसोर्सेस है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और बहुत सारा फैक्टर में यूज होता है। एग्जाम्पल में कोल हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, विंड एंड वाटर। उसके बाद क्या होता है कि रिन्यूएबिलिटी में, रिन्यूएबल वर्ड का मतलब क्या होता है कि जिसको रिन्यू कर सके, कुछ समय के बाद उसको फिर हम लोग यूज कर पाए। द रिसोर्सेज दैट कैन जनरेट और रिप्लेनिश नेचुरली ओवर टाइम इफ यूज्ड रिस्पॉन्सिबली। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फ्लो वाटर एनर्जी जो है, टिम्बर्स, फॉरेस्ट, सॉइल। मतलब ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है कि इसका एक लिमिटेड यूज हो तो ये फिर से रिन्यू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज करते हो, जैसे वुड का कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसको फिर से रिपेयर करके रीयूज कर सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए सनलाइट से हम लोग
इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं तो रेगुलर अवेलेबल है। इसी को बोलते हैं ना, एक नेचुरल साइकिल जो होता है वो क्या होता है इसका, रिस्टोरेशन और रीजेनरेशन। रिस्टोरेशन का मतलब होता है क्या, कि स्टोर पे स्टोर कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, तो वो सारा रिसोर्सेस रिन्यूएबल रिसोर्सेस में आएगा। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस कैन बिकम नॉन रिन्यूएबल इफ ओवर एक्सप्लॉइटेड। सही बात है। अभी आप ज्यादा उसको एक्सप्लॉइट करोगे तो वो खत्म भी हो सकता है। जैसे ग्राउंड वाटर बहुत जगह नीचे जा चुका है वेस्ट के चलते, जो लैंड डिग्रेडेड जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो लैंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर नीचे गिरता जा रहा है। फॉरेस्ट को कट तो कर रहे हैं, पेड़ नहीं लगा रहे हैं। देखिए, पेड़, मान लो आप पेपर बना रहे हो या फर्नीचर बना, कुछ के लिए वुड कट कर रहे हो, ठीक है, तो जितना वुड कट कर रहे हो उतना आपको ट्री भी लगाना पड़ेगा। तो क्या होता है, तभी ना ये साइकिल मेंटेन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जॉब कर रहे हो, किए कुछ दिन और पैसा रख लिए, फिर जॉब नहीं कर रहे, वही पैसे को खाओगे तो एक दिन तो वो खत्म ही होगा ना। ठीक है, लेकिन वही अगर आप एक साइकिल मेंटेन करोगे तो ऐसा नहीं है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसा नहीं कि हमेशा अवेलेबल रहेगा, कुछ कुछ को अगर आप उसको एक साइकिल में मेंटेन नहीं कीजिएगा तो फिर वो बचने वाला नहीं है। रिवर का सिस्टम भी जो है वो डैमेज हो रहा है, बहुत सारा पोल्यूशन हो जा रहा है, ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, ऐसा रिसोर्सेज जो मिलियंस ईयर्स लेता है रिजनरेट होने में। इसको ह्यूमन रेट के यूज के अकॉर्डिंग हम रिजनरेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये सब रिसोर्सेज का एक लिमिटेड यूज करना है और इसको आने वाले फ्यूचर के यूज के लिए रखना है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स एंड मेटल्स। ठीक है ना। हमारे पास जहां तक ऐसा ये है कि हमारे पास 50 ईयर्स ही कंजप्शन है कोयला का, जिस हिसाब से हम लोग रेट से यूज कर रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट जो है हमेशा नया नया टेक्निक लाते रहती है जिससे रिसोर्सेस का यूज कम हो। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि ये जो है ग्रेजुअली रिन्यू होते हैं, और इसका नॉन जो रिन्यूएबल सब्सटेंस जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में करना है। ठीक है, होते अब पढ़ने जा रहे हैं डिस्टरबेंस टू नेचुरल साइकिल। नेचुरल साइकिल को कैसे डिस्टरबेंस होता है। पहला डिफोरेस्टेशन से। व्हाट इज डिफोरेस्टेशन? डिफोरेस्टेशन इज द कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। एक बहुत बड़े मात्रा में जब हम लोग पेड़ को काट देते हैं तो उसको डिफोरेस्टेशन कहते हैं, और जब एक बहुत सारे में नंबर्स में पेड़ को लगाते हैं तो उसको एफोरेस्टेशन कहते हैं। समझे। आप भी अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, बस टॉपिक और कंटेंट को पढ़ते जाओ। याद रखना है, रटना नहीं है। रटने से अब कुछ होगा नहीं। आपको पढ़ना है और समझना है। पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, समझिए। ठीक है, प्रॉब्लम होता है तो आपके लिए हमने बहुत कोशिश किया है और करते भी रहेंगे। आपका एक एक कंटेंट, एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया जाएगा, बस पढ़ते रहना है। दूसरा पॉइंट है डिस्टरबेंस में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इंडस्ट्री का जो पॉल्यूशन है वो है ग्लोबल वार्मिंग, सॉइल डिग्रेडेशन, ओवर फिशिंग, ओवर डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, जो से आपको मैंने भी बताया। और अब इकोसिस्टम फंक्शन में पढ़ना है कि व्हाट नेचर डज नेचुरली। तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन बाय ट्री, वाटर फिल्ट्रेशन होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, पॉलिनेशन होता है, हैबिटेट क्रिएशन होता है। और जो इकोसिस्टम में सर्विस जो देता है हमारे ह्यूमन को, क्या देता है, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्रॉप पॉलिनेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन। ठीक है। ऐसा है कि एक मैच्योर ट्री जो है वो 275 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एक दिन में देता है। आदमी को 350 लीटर का जरूरत है दी पर डे। आप ही बताओ, आप पेड़ नहीं लगाओगे तो आप सांस कहाँ से लोगे। ठीक है। पेड़ काटना से ज्यादा तो आपको सांस ले में तकलीफ होगी ना। मान लो आप पेड़ काटे जा रहे हो, लगा नहीं रहे हो, तो फिर कैसे होगा। तो देखना है, इसके तरफ भी ध्यान देना है। फिर डिस्टरबेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का बंटवारा, ह्यूमन सेटलमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेड, इस सब पे दिखाई पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मिनरल रिच जहाँ पे है मोर इंडस्ट्री लगेगा, वहाँ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा, पर डिस्प्लेसमेंट होगा, पॉल्यूशन भी तो होगा। जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ पॉल्यूशन भी तो है।
रिसोर्स शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट बहुत जगह होते रहता है। हमारे पास कावेरी रिवर के पानी के लिए 2 स्टेट्स में झगड़ा है और बहुत सा क्रॉस बॉर्डर पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी है। नेचुरल रिसोर्सेज कर्स कैसे है? द कंट्री रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज समटाइम्स ग्रो स्लोअर इकोनॉमिकली, धीरे धीरे ग्रो करते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों रॉ एक्सिस पे ओवर डिपेंडेंट होते हैं, उनके पास इंडस्ट्रियल का जो है वैल्यू एड की कमी है, करप्शन ज्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट वीक है, सडन जो है वेल्थ लीडिंग हो जाता है मिसमैनेजमेंट के चलते। ठीक है ना? इंडिया है जनरली अवॉइडेड दिस बाय बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। केस पढ़ना है ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर पंजाब का। ग्रीन रिवॉल्यूशन जब पंजाब में जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो डिमांड हुआ था हाइब्रिड सीड्स का, तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया गया था एक्सेसिव पंपिंग के लिए। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वाटर टेबल गिर गया 3 मीटर तक बिलो ग्राउंड, और 80% रीजन जो है वहां पे ओवर एक्सप्लॉइटेड हो गया पॉल्यूशन से ग्राउंड वाटर का, और लॉन्ग टर्म वहां पे रिस्क हो गया फूड सिक्योरिटी का। सॉल्यूशन क्या हुआ वहां पे? होगा वाटर हार्वेस्टिंग होगा, रिड्यूसिंग केमिकल फर्टिलाइजर, सस्टेनेबल क्रॉपिंग, रिजनरेटिंग पॉन्ड्स एंड टैंक। क्या हुआ था पंजाब में कि हाइब्रिड जब सीड्स आए थे ना, तो बहुत सारे मात्रा में उसको फील्ड में लगाया जा रहा था, तो एक्सेसिव इरिगेट करने के लिए पंप का यूज हुआ था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्री था, तो बहुत वाटर टेबल जो है वो 3 मीटर नीचे चला गया था। ठीक है ना? उससे उसका सॉल्यूशन क्या है कि वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए, केमिकल फर्टिलाइजर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही सब करके आप उसको हम लोग कंट्रोल किए थे। फिर क्या है? सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इज एसेंशियल बट हाईली पॉल्यूटिंग, आपको भी पता है जरूरी है पर पॉल्यूशन है। कैसा पॉल्यूशन करता है? फाइन डस्ट लंग्स को हार्म करता है, कवर लीव्स, रिड्यूस प्लांट यील्ड एंड पॉल्यूटेड सॉइल एंड वाटर। इसका सॉल्यूशन क्या है कि पॉल्यूशन कंट्रोल जो गाइडलाइंस है उसको यूज करेंगे। अल्टरनेटिव मटेरियल जैसे मड हो गया, रिसाइकल मटेरियल हो गया, और प्लांट बेस्ड मटेरियल को यूज करना है। अब क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ विरकस विद एन एंशिएंट साइंस ऑफ प्लांट केयर। रिकमेंडेशन क्या है? कि आइडियल प्लांट फॉर ईच सॉइल टाइप, हर देखिए तरह के सॉइल के लिए अपना प्लांट है। सीड ट्रीटमेंट प्रिजर्वेशन हो, इरिगेशन बेस्ड ऑन सीजन पे हो, सीजन के अनुसार इरिगेशन हो, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल हो, मिक्सिंग क्रॉप रोटेशन। मिक्सिंग ऑफ क्रॉप मतलब मिक्स करके क्रॉप लगाना, क्रॉप रोटेशन मतलब एक ही क्रॉप बार बार लगाना नहीं, एक दो क्रॉप को रोटेट करके लगाना। सॉइल प्रिजर्वेशन प्लॉइंग मेथड, हाँ प्लॉ करके हल का यूज करके आप करें। हमारा जो पुराना टेक्निक ठीक था, हमारे में भी, हमारे पास भी बहुत खेत है, तो पहले हम लोग जब भी खेती करवाते थे तो उस समय भी हल से ही वो होता था, खेत को प्लॉ करते थे। प्लॉइंग करने के बाद जो हम लोग उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर ये सब यूज करते थे, तो आजकल तो सब केमिकल से बना है। तो देख रहे हैं उसी से जो सिक्किम जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव करता है, और वो 2016 में 100% इन जो है वो ऑर्गेनिक स्टेट हो चुका है। बेनिफिट उससे क्या हुआ कि बेटर बायोडाइवर्सिटी हुआ, सॉइल रिकवर हुआ, हायर इनकम हुआ, फार्मर्स का 20% बढ़ गया, इको टूरिज्म ग्रोथ हो गया। ट्रेडिशन चैलेंजेस क्या आया? तो इनिशियल तो कम था, लेकिन लड़ने के लिए, पढ़ने के लिए थोड़ा सा, सॉरी लड़ने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए नया नया टेक्निक मिला है। अब रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज स्टीवर्डशिप क्या है? रिस्पॉन्सिबल यूज देखिए, रिसोर्सेज पूरा है लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करना, उसको खत्म नहीं कर देना है। तो रिस्पेक्ट नेचर को हम लोग रिस्पेक्ट करना चाहिए, करते भी हैं हम। यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वाइजली, अच्छे से कोई भी रिसोर्सेज को जरूरत के हिसाब से यूज करना। इवन आप घर में रह रहे हो, घर में आप रहते हो अपने घर में, तो आप एक काम करोगे, आप एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रिसिटी भी ना नहीं यूज करो, उसको बचा के रखना है। यू हैव टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। इफ यू सेव इलेक्ट्रिसिटी फॉर फ्यूचर, इट इज वेरी necessary because we use electricity, we generate electricity, sorry, produce electricity with the help of sunlight, air, water, or many ways government use. But when we waste it, it is not for not available in future for our future generation. So we have to work to respect our nature, use all resources wisely, allow renewable resources to regenerate, prevent pollution, और ensure fair access to resources। ये भगवत गीता का कॉन्सेप्ट है, लोक संग्रह, एक्टिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, नॉट जस्ट सेल्फ इंटरेस्ट। देखिए हमारी जो भागवत गीता है
ये भागवत गीता वही गीता है जो भगवान विष्णु जब कृष्ण के अवतार में थे और महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, उस समय अर्जुन को जो ज्ञान देते हैं वही ज्ञान भागवत गीता में है। भागवत गीता में भगवान ये कह रहे हैं कि हमें जो है खुद के लिए नहीं जीना है, सबके लिए जीना है। तो वही है, रिसोर्स को बचा के रखना है, खुद के लिए नहीं, आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए। Thank you for watching you all. Now we are going to have a end of this chapter of natural resources grade 8 और हम और नया चैप्टर दूसरा चैप्टर लेके आ रहे हैं। आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन होगा। और धन्यवाद, थैंक यू। ओके।